हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स देख लिए एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट एसवीएम व्हिच इज बेसिकली अ सपोर्ट वेक्टर मशीन। अच्छा, यहाँ पर आप भी देख सकते हो द नेम इटसेल्फ सेज कि हम सपोर्ट ले रहे हैं किसकी, डिफरेंट वेक्टर्स के साथ। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन मॉडल्स पढ़े, आपने रिग्रेशन मॉडल्स पढ़े जिसके अंदर हम लोग रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते थे, या फिर लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा था जिसमें आप लीनियर लाइन क्रिएट करते थे जिसको आप रिग्रेशन लाइन भी कहते हो। ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है आर बिन यूज टू क्लासीफाई और आर बिन यूज टू प्रिडिक्ट सम डेटा और सम वैल्यूज फ्रॉम दी हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिंपली यहाँ पर some data are available here. For example, we have a data here, here, here. हमने लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर देखा था कि हम बेसिकली यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते थे जो बेसिकली यहाँ पर क्लासिफाई करता था कि अगर इस लाइन से ऊपर कोई डेटा होगा तो वो हमारा इस कैटेगरी में चला जाएगा, एंड जो इस लाइन से नीचे डेटा होगा वो हमारी दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। इसी तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते थे या फिर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते थे। यहाँ पर भी जब आप एसवीएम की बात करते हो तो एसवीएम के अंदर हमारे पास दो तरीके की मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास क्लासीफायर्स भी हैं एंड रिग्रेशन भी है। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर एसवीएम के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसको ऐसे कोई मसला नहीं है। ये रिग्रेशन के लिए हमारे पास इसके अलग कर्नल्स भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं। ठीक है, व्हाट इज कर्नल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रिमेंबर कि जब हम यहाँ पर क्लासीफाई करते थे दो मॉडल्स को तो हमारे दरमियान यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाती थी। इस लाइन के अगर फॉर एग्जांपल ऊपर जो डेटा है वो हमारी एक कैटेगरी में चला जाएगा, जो इस लाइन के नीचे डेटा है वो हमारी बी कैटेगरी में चला जाएगा, या फिर नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर वो लाई करता है। When we are talking about SVM, तो SVM या ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इस लाइन को हम बेसिकली कहते थे हाइपर प्लेन। ये हमारा क्या है, दिस इज योर हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन बेसिकली क्या होता है, जो प्रिडिक्टेड पॉइंट होता है जहां पर आप वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हो। लेकिन जब फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब आपके पास एसवीएम की बात करते हो तो एसवीएम में हमारे पास एक और चीज यहां पर ऐड हो जाती है। नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा। अब सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और लाइन क्रिएट हो जाती है जो जब आप एसवीएम की बात करते हो तो एसवीएम के अंदर आपके पास ये दो एक्स्ट्रा लाइंस आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएंगी। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है हम कहते हैं मार्जिन लाइंस। ये क्या है, हमारी मार्जिन लाइंस आप इसको कह सकते हो, या मार्जिन प्लेन भी आप इसे कह सकते हो।
ये मार्जिन प्लेन्स कहाँ से जनरेट की जाती हैं? बेसिकली जब आप मार्जिन प्लेन जनरेट करते हो, हम देखते हैं हमारे इन वेक्टर्स को। ये सारे क्या है हमारे पास? अलग अलग वेक्टर्स हैं। जब आपने सपोर्ट वेक्टर की बात की तो दिस इज द सपोर्ट वेक्टर, जहां से आपकी ये लाइन क्रॉस हो रही है। ये देखो, अगर ये सपोर्ट वेक्टर के दरमियान, अब हमें ये भी चेक करना होता है कि ये जो बीच में आपके पास स्पेस आता है, ये स्पेस आपका मैक्सिमम होना चाहिए। वाई? ताकि बेहतर क्लासिफिकेशन हो सके। जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस कम होगा, यू कैन से कि हमारी मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा मार्जिन प्लेन के दरमियान स्पेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा, दिस इज बेसिकली इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस कम होते हैं। कैसे? कि जब आप फॉर एग्जांपल ये सोचते हो कि हमारे पास अलग अलग डेटा पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो डेटा पॉइंट, दो अलग अलग कैटेगरी से डेटा पॉइंट्स है, अगर वो ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंस में नहीं आते तो जाहिर सी बात है आपका मॉडल वहां कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा तो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट टॉक अबाउट बॉटल, एक वाटर बॉटल की बात कर लो। आपने कहा कि भाई हमारे पास एक ब्लू वाटर बॉटल है और एक ग्रीन वाटर बॉटल है। अब है तो वो वाटर बॉटल, उसका पूरा शेप एक जैसा है, हर चीज सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है। तो यहाँ पर आपके पास जो मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस होते हैं ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों है तो बॉटल ही, फर्क सिर्फ किसका है? कलर का डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जब आप एसवीएम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर्स उठाते हैं, जो बेसिकली आपके ये बाउंड्री वेक्टर्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट नहीं होता, बेसिकली आपके पास एक मार्जिन प्लेन क्रिएट किया जाता है फ्रॉम दी सपोर्टिंग वेक्टर, जो आपको यहाँ पर सेपरेट कर रहा होगा इन दो डिफरेंट कैटेगरीज को। अगर देखा जाए तो ये वो वेक्टर्स हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, यही आपके कंप्लीट कैटेगरीज को देखो डिफरेंट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट कर रहे हैं। इसी सेपरेटिंग पॉइंट्स और इसी वेक्टर्स के ऊपर हम हमारा मार्जिन प्लेन क्रिएट करते हैं। अब ये मार्जिन प्लेन आपके पास जब आता है तो एक चीज आपने यहाँ पर देखी कि यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन एक भी नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है कि आपके पास कोई एक डेटा यहाँ पड़ा हुआ हो? हाँ, नाउ हियर यू कैन सी कि जब हमने यहाँ पर इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन के हिसाब से या फिर हमारे सपोर्ट वेक्टर्स के हिसाब से हमने डिफरेंट मार्जिन प्लेन यहाँ पर दोनों साइड पे क्रिएट कर दिए थे, लेकिन नाउ यू कैन सी कि वी हैव सम मिस क्लासिफिकेशन हियर। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सबको, ये जो सेपरेट करने वाले वेक्टर्स थे, ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे, जिसकी वजह से मिस क्लासिफिकेशन ज्यादा होती है। पिछला जो आपके पास केस था जहां पर आपको जरा भी मिस क्लासिफिकेशन नजर नहीं आ रही थी, इस टाइप का केसेस आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते। इट इज इम्पॉसिबल कि आपके पास कोई ऐसा केस मिल जाए कि जिसके अंदर आपके पास कोई मिस क्लासिफिकेशन हो ही ना रही हो। इट इज इम्पॉसिबल कि आपको इस तरीके का कोई डेटा सेट आपके पास आ जाए जिसमें टोटली और बड़े अच्छी तरीके से सेपरेट हुए हुए हो डेटा पॉइंट्स। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप इसकी बात करते हो तो इस टाइप के डेटा को हम बेसिकली कहते हैं हार्ड मार्जिन प्लेन। ये जो आपके पास देख रहे हो कि एक भी आपके पास कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं जब आपके पास मिस क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें क्रिएट कर दिए थे। नाउ दिस मिस क्लासिफिकेशन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस टाइप के प्लेन को हम कहते हैं सॉफ्ट मार्जिन। हमने किस पे काम करना है? क्या हमें हार्ड मार्जिन प्लेन पे काम करना है? नहीं करना। क्यों?
क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस तरीके से था कि बिल्कुल ही कंप्लीटली सेपरेटेड। और इवन आप जब आप रियल टाइम की बात करोगे या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करोगे तो इस तरह का कोई भी प्लेन आपको नजर नहीं आएगा कभी भी, हार्ड मार्जिन प्लेन आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। तो हमारा काम होता है कि सॉफ्ट मार्जिन प्लेन के ऊपर काम करना, इसके अंदर मिस क्लासिफिकेशन जितना कम कर सकते हैं हम उतना कम इसके ऊपर परफॉर्म करें। यहीं पर आपके पास एक हाइपर पैरामीटर भी कहलाता है, उस हाइपर पैरामीटर की तरफ हम आएंगे बाद में। फिलहाल हमने ये चेक करना है कि यहाँ पर किस टाइप की मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। आपने जब लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की थी तो उस वक्त जब हम लोग प्रिडिक्ट करते थे तो हमारे प्रिडिक्शन पॉइंट कैसे निकलता था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या था यहाँ पर हमारा, स्लोप कोएफिशिएंट था, c क्या था हमारा यहाँ पे, इंटरसेप्टिंग पॉइंट, ऐसे ही था ना। तो आपके पास ये दो अलग अलग, दिस वाज द फॉर्मूला जो आप यूटिलाइज करते थे व्हाइल अप्लाइंग लीनियर और यू कैन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। उस वक्त अप्लाई करने के लिए हम इसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, थीटा जीरो, सॉरी ऐसे भी लिखते थे हम। दिस वाज अगेन द फॉर्मूला, वही सेम चीज थी, सिर्फ यहाँ पर आपके पास इस m और c को हमने कन्वर्ट कर दिया था इनटू थीटा जीरो एंड थीटा वन, व्हिच इज बेसिकली योर थीटा नल एंड नल हाइपोथेसिस एंड योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास आप इस तरीके से भी लिखते थे, लेकिन इसी तरीके से हमारे पास एक और तरीका था लिखने का, वो बेसिकली क्या था हमारे पास, y इक्वल्स टू wx प्लस b। ये भी हमारा एक तरीके का वर्ड है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बात वही है, आप यहाँ पर हाइपरप्लेन ही जनरेट कर रहे हो, यहाँ पर स्लोप कोएफिशिएंट निकाल के उसके अलावा उसी के ऊपर बेस आप एक हाइपरप्लेन जनरेट कर रहे थे, ऐसा ही था ना, ये हाइपरप्लेन जनरेट कर रहे थे हम। जो आपका यहाँ पर हाइपरप्लेन जनरेट हो रहा है इसी का तो आपने देखा इंटरसेप्टिंग पॉइंट हो गया, इसी का ही तो आपके पास स्लोप होगा, ऐसे ही है ना। तो ये सेम चीज है, इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अगर अभी तो हमने बाइनरी की बात की, अगर आपके पास एक से ज्यादा फीचर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स, तो हम इसी फॉर्मूला को किस तरीके से लिखते थे, y इक्वल्स टू wx1 प्लस wx2 प्लस मतलब w1 w2 w3 x3 प्लस b, जिसको हम बाद में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे भी लिखते थे w ट्रांसपोज ऑफ x प्लस b। यही था ना, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको करके दिखाए थे किस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया था। तो अगर आप ट्रांसपोज करके लिखते हो तब भी बात वही है। अब एक चीज याद रखें, जब भी हम बात करेंगे किसी हाइपरप्लेन की, तो हाइपरप्लेन के अंदर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, for example let me create अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक हाइपरप्लेन जनरेट कर देता हूं, दिस इज माय हाइपरप्लेन। आपको ये पता है कि जो चीज इस लाइन से ऊपर आएगी वो एक आपकी कैटेगरी में चली जाएगी, जो चीज आपकी नीचे आएगी वो आपकी दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आपका कोई भी डेटा पॉइंट इस पोजीशन पे रिलाय करता है, इसका मतलब आपके पास ये जो W है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब आपके पास इससे नीचे कोई चीज रिलाय करती है तो इसका मतलब आपके पास यहां पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ऐसे ही है भाई। लाइन से ऊपर अगर कोई चीज आपकी रिलाय कर रही है तो वो आपकी पॉजिटिव प्लेन में चला जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर इससे नीचे कोई वैल्यू आपकी यहाँ पर रिलाय करती है तो दैट मीन्स
your W value will be become negative here. Simple. समझ में आ रहा है? तो इधर देख क्यों नहीं रहे? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट की थी जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इसी को हम चेंज करने की कोशिश करें तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है Wx प्लस बी, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, वही बना के दिखा रहा हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्मूला सेम है? यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, या फिर आप इससे mx प्लस c के हिसाब से देख लो, क्या ये सेम है या नहीं है? यहाँ तो कर रहे हो लेकिन लग नहीं रहा तुम्हें सेम है। कैसे सेम है? लेट मी शो यू हाउ इट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस a डिवाइडेड बाय b ऑफ x माइनस c डिवाइडेड बाय b। अब अगर हम देखें तो ये आपका हो गया w, ये आपका हो गया c, या फिर आप इस w की जगह लिख दो भले भाई m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस a अपॉन बी, और c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस c अपॉन बी। अब यहां पर आपकी c की वैल्यू भी वेरिएबल है, ये भी तो चेंज हो सकती है क्योंकि आप इंटरसेप्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो। इंटरसेप्टिंग पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, तो आपके पास वैल्यू यहां पर आ गई। जब आप स्लोप की बात करोगे तो जैसे जैसे आपका इंटरसेप्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा स्लोप आपका इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये दो वैल्यूज यहां पे क्रिएट हो चुकी हैं। इसी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल now here you can see कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस जगह पर एक पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहां पर माइनस का 4, 0। क्यों? कि ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो इसके हिसाब से x इसका क्या है, ओ सॉरी y इसका क्या है 0 और x इसका क्या है, नजर नहीं आ रहा है, माइनस का 4। ये सेम चीज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देता हूं, क्या हुआ? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो हंसी किस चीज पे आ रही है? डॉट के ऊपर हंसी आ रही है? समझ नहीं आया किस बात पे आ रही है? चलो कोई नहीं। नाउ लेट्स पुट फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ये a माइनस बी मतलब आपका a माइनस a अपॉन बी जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल विच इज योर स्लोप वैल्यू, इस स्लोप वैल्यू की फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पे निकालने की कोशिश करता हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई स्लोप वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू आती है 3 और जो मतलब a की वैल्यू हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं विच इज बेसिकली x, और प्लस b की वैल्यू मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है
मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू डालनी है, वरना आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर सिंपल। इस फॉर्मूले के अंदर हम यही डेटा पुट करने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी 3 ऑफ एक्स। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 4 है आपके पास एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है हमारे पास 0 और सी हमारे पास क्या था 4 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 0 था तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा माइनस का 12 होगा ना 3 4 का। हम सारा टोटल मिला के आप बता रहे हो तो टोटल मिला के आपके पास माइनस का 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जब आप इधर की बात करते हो तो आपके पास ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ रही है। अगर यहीं पर कोई एक पॉइंट इस जगह पर इसी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका होना चाहिए पॉजिटिव y होना चाहिए इसका, तो फिर x बताओ x होना चाहिए इसका +2 और y इसका होना चाहिए अराउंड +4। इसी को हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास अब वैल्यू क्या बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या बनेगी आपके पास अराउंड कर लो 3 टू द 6 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दैट मीन्स वॉट एवर द पॉइंट इज अबाउ द लाइन हैज positive value, whatever the point is below the line has negative value here। लेकिन हम तो यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर मशीन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर आपके पास ये तो हो गया आपका हाइपरप्लेन। मार्जिन प्लान्स कहाँ है? तो अगर हमने यहाँ पे मार्जिन प्लान्स बनाने हैं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मार्जिन प्लान बना लेते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज मालूम है कि आपके पास जो भी लाइन ऊपर होगी उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो आपका मार्जिन है जो अबव द लाइन आ रहा है मार्जिन प्लान, इसकी अगर हम वैल्यू इस तरीके से लिखें W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस C will always be प्लस k। ठीक है, प्लस के इसलिए क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। के की वैल्यू हमें नहीं पता क्या वैल्यू आती है, लेकिन वो आएगी पॉजिटिव ही। ठीक है, मैं इसकी के की जगह एक काम कर लेता हूँ +1 लिख देता हूँ, मतलब जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई का +1 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगी। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी बिलो मार्जिन की, जो बेसिकली आपके हाइपरप्लेन से नीचे मार्जिन आ रहा है, अगर इसका फॉर्मूला हम चेक करते हैं तो वो क्या होना चाहिए W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस c व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का 1। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही आएगा, जैसे हमने अभी नीचे चेक कर लिया। अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, क्योंकि मैंने क्या कहा था हमें डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस का मकसद क्या है कि ये नहीं है कि आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था कि आपने एक तो यहाँ पर लाइन बना दी थी इधर इस जगह पे, लेकिन ये लाइन तो ज्यादा हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं है कि ऐसे ही आपके पास लाइन आएगी। एक लाइन आप ऐसे बना दोगे फॉर एग्जाम्पल, अब ये ऐसे लाइन बन गई तो जाहिर सी बात है इसके भी मार्जिन होंगे। तो हमने ये चेक करना है वो वाली लाइन जिसके मार्जिन्स की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है फॉर एग्जांपल मुझे,
तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो दो इक्वेशंस है हमारी, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? एक हाइपरप्लेन के हमेशा दो मार्जिन निकले, ठीक है। अब मुझे इन दोनों मार्जिन के दरमियान का डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या मैं ये कर सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं? चेक करो। आपने कहा कि अगर वैल्यू यहां इस पोजीशन पर आए, इधर यहां पर आए, भले तब भी पॉजिटिव नहीं आएगा, वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही आएगी क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आपके पास वैल्यू नीचे की लाइन से बिलो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। जो लाइन से अबव वैल्यू होगी वो आपके पास, हाँ अभी मैं बात कर रहा हूं लीनियर क्लासिफिकेशन की। अगर आप नॉन लीनियर की बात करोगे तो वहां पर तो 3 डायमेंशंस बन जाएंगे। 3 डायमेंशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल 2 डायमेंशंस की बात करें। 3 डायमेंशन पे आता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर क्लासिफिकेशन पे काम आएगा जब आपके पास लीनियर डेटा होगा। जब आपके पास लीनियर डेटा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? लीनियर उसकी क्लासिफिकेशन की। और लीनियर क्लासिफिकेशन में हमेशा आपके पास दो ही प्लेन्स होते हैं, तीसरा प्लेन नहीं होता हमारे पास। लेकिन जब आप बात करोगे नॉन लीनियर की तो उसको फिर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमारे पास अलग कर्नल्स हैं, कर्नल ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एसवीएम के अंदर। एसवीएम बहुत अच्छा मॉडल है फॉर स्मॉल एंड मीडियम डेटा सेट के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जाहिर सी बात है जब आप बड़े डेटा प्लेन की बात करोगे तो देखो एक एक अलग अलग प्लेन निकालेगा, फिर उसके डिस्टेंस चेक करेगा, तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसी वजह से हम एसवीएम बिगर मॉडल्स के लिए या बिगर डेटा के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन स्मॉल या फिर मीडियम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इवन ये नॉन लीनियर डेटा सेट के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है अप्लाइंग कर्नल ट्रिक्स। अब वो कर्नल ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। क्या बनेगा? हाँ यार जरूरी थोड़ी है आप क्वार्टर की बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं डेटा की। डेटा पॉइंट्स आपके कहीं भी हो सकते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल एक प्लेन क्रिएट करते हो या फिर एक आप रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते हो, लीनियर रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते हो, तो कैसे क्रिएट करते हो? सिंपल आपने एक लाइन खींच दी, उसके लिए आपको स्लोप चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है? इंटरसेप्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेप्टिंग पॉइंट ये रहा ना इसका, स्लोप इसका जो आ रहा है उस हिसाब से आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है ऐसे खींचो, आप ऐसे खींच लो, आप इस तरीके से खींच लो, कोई इशू नहीं। देखो जब आपके पास ये पीछे जा रहे हो, आप यहां पर बैक पे जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कोई एक वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना आपकी एक्स, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। प्लेन से ऊपर आप जब चले जाओगे तो यहां पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। सिंपल। आगे देखो तो सही क्या हो रहा है, आगे तो कम सब्ट्रैक्ट तो करने दो मुझे इसको, फिर सारा एक जब फार्मूला आपके पास आ जाएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं इन दोनों के दरमियान? अगर मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इज इट पॉसिबल कि मेरे पास डिस्टेंस आ जाए या नहीं आएगा? डिफरेंस निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं? दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करने, तो इक्वेशन में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? याद है फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन चेंज हो जाती है। हाँ फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है डब्ल्यू टी एक्स या डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आर या एक्स वन प्लस बी विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वन
एंड वहीं पर हमने किया W ट्रांसपोज ऑफ xi प्लस d इज इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों को मुझे अगर फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव था, ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव ही नहीं रहेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर निकालना हो तो क्या वैल्यू बन सकती है आपकी, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका W ट्रांसपोज ऑफ x1 माइनस x2, क्योंकि एक ऊपर है एक पीछे है आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और ये b दोनों के दोनों आपके क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ऐसे ही है ना। और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं, तो अभी क्या बन जाएगा आपके पास, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो क्या बन रहा है, प्लस का 2। कहने का मतलब जब आप यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यू कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्टिंग बोथ दी प्लेन्स, दोनों प्लेन्स का आपने यहाँ पर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों प्लेन की वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास डिस्टेंस मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये डिस्टेंस हमारा काम कैसे करता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो नमाज पढ़ के आ जाओ, नमाज का टाइम लेंथ आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पर लेंथ से भी बोल सकते हो, आपके लेंथ से हम को डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली नॉर्मली हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म फॉर्म, यानी डिस्टेंस, तो आपको डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्टली। तो अब फॉर एग्जांपल उसका सिंबल हमारा यही है कि आपका नॉर्म फॉर्म आपको यहाँ पर, अब क्योंकि आप जब एक से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप बोथ साइडेड पे करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैथमेटिकल यू कैन से कि रूल है कि जब आप किसी एक चीज को डिवाइड करते हो तो आपको दूसरी साइड पे भी उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसका फॉर एग्जांपल वेक्टर निकालना चाहें तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे या फिर इसको हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे इसका। अब वो कैसे निकाला जाएगा, सिंपली हमने क्या करना है, वही सेम चीज हमारा हो जाएगा अपॉन, ऐसे ही है, which is again equals to, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/2 ऑफ योर सिंपल। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये वो चीज है जिसे हमने मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। क्यों, क्योंकि दिस इज द वेक्टर, जितना आप दूर जाते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब आप बात करते, यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाली थी, एक नेगेटिव थी एक पॉजिटिव थी, पॉजिटिव फॉर दी अपर प्लेन और जो है नेगेटिव आपकी हो गई जो बिलो दी हाइपर प्लेन, जो आपके पास मार्जिन प्लेन बना था उसमें से आपने इसको नेगेटिव मतलब माइनस कर दिया, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ गया। अब मुझे डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, मुझे देखना है वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको, ये जो आपके पास मार्जिन प्लेन है ये कैसे आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो, यू विल ड्रॉ इट बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, ये जो आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर टच हो रहा है इस लाइन के साथ, इसी के बेसिस के ऊपर आप ये मार्जिन प्लेन जनरेट करते हैं, सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, इसी सपोर्ट वेक्टर के ऊपर आप अपना मार्जिन प्लेन जनरेट करते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वेक्टर मुझे मालूम होगा तभी तो मैं हमारे मार्जिन प्लेन के दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज कर पाऊंगा। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वेक्टर हियर। और वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास इस W में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है आपके पास वेक्टर। तो अगर आपको वेक्टर निकालना है तो आप इसको नॉर्म फॉर्म से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे, व्हिच इज योर बेसिकली डिस्टेंस लेंथ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, दो बार्स हैं, बार आप इसको कहते हैं, इसको हम नॉर्म फॉर्म ही कहते हैं इसका W को। ठीक है, इससे आपने डिवाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये नॉर्मली मैथमेटिकल आप यू कैन से दैट के रूल है, जब आप किसी भी एक साइड को किसी चीज से डिवाइड करते हो तो आपको
दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा ताकि वो इक्वलाइज हो जाए, वरना वो फिर ये नहीं हम यूटिलाइज कर सकते इसको। तो हमने यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल वेक्टर मुझे चाहिए था तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल निकाल दिया इसका, ठीक है। जब मैंने इसको ऊपर ले आया तो अब आपके पास ये हो गया नॉर्म फॉर्म डिवाइडेड बाय 2। दिस इज व्हाट यू शुड मैक्सिमाइज सो यू कैन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दी मार्जिन प्लेन्स, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर इंक्रीज करनी है। अब इंक्रीज करते वक्त हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने होते हैं, ठीक है। किधर आधा भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। बाय दिस यू कैन मिनिमाइज इस चीज को जब आप मिनिमाइज करते जाओगे, एज यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये आपके पास आ रहा होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल नेगेटिव डिस्टेंस आपके पास आ रहा हो या नेगेटिव वैल्यू आ गई होगी डब्ल्यू की आपके पास, तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी और ज्यादा छोटी होती भी जाती है। जैसी भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसको जब आप 2 से डिवाइड करते जाओगे तो वैल्यू आपके पास छोटी होती जाएगी। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मिनिमाइज दिस। यहाँ पर एक चीज और चीज यहाँ पर ख्याल रख लें, एक चीज का मैं ज्यादा इसके अंदर मैथ्स में नहीं घुस रहा हूँ सपोर्ट वेक्टर की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी तक लोगों के शहरों पे ना वो हैरत वाली साइन नजर आ रही है। एक और चीज यहाँ पर हाइपर प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं सी वैल्यू, ठीक है। अब ये सी वैल्यू बेसिकली क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सम डेटा पॉइंट्स हियर, आपके पास अलग अलग डेटा पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं। हमें पता है कि जब हम लीनियर डेटा को कैसे अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पर देख लो यार, वी हैव क्रिएटेड, हमने यहाँ पर क्या किया, एक लीनियर रिग्रेशन या लीनियर लाइन आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी है बिटवीन 2 पॉइंट्स। यू कैन सी हियर कि आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा कोई ना कोई मार्जिन प्लेन तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और मार्जिन प्लेन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास रियल टाइम में या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के अंदर इस टाइप का कोई भी मार्जिन प्लेन या फिर आपके पास हाइपर प्लेन नजर नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं हार्ड मार्जिन प्लेन विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इन अ रियल डेटा। इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास मिसक्लासिफिकेशन जरूर नजर आएगी। अब यहाँ पर जब आप मिसक्लासिफिकेशन की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मिसक्लासिफिकेशन आ गई, ये मिसक्लासिफिकेशन आ गई, इधर आ गई आपके पास ये एक मिसक्लासिफिकेशन आ गई, ये मिसक्लासिफिकेशन आ गई। नाउ व्हाट इज सी वैल्यू हेयर? सी वैल्यू इज अ वैल्यू जिसमें आप ये बताते हो हाउ मच मिसक्लासिफिकेशन यू आर अलाउइंग टू आवर मॉडल टू एक्सेप्ट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू यहाँ पर मैं रखता हूँ 8, इसका मतलब 8 मिसक्लासिफिकेशन वेक्टर्स ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। इससे ज्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। तो बेसिकली अब हमारे जो मार्जिन प्लेन्स बनेंगे वो इतनी दूर बन सकते हैं जिसके अंदर 8 मिसक्लासिफिकेशन तो आ जाएंगी। इससे ज्यादा अगर आप दूर करोगे तो मिसक्लासिफिकेशन आपके पास इंक्रीज हो रही होगी। जब मिसक्लासिफिकेशन इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन उसको सपोर्ट नहीं करता। वहीं पे रुक जाएगा जहां पर आपकी सी की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज के बारे में आप लोग याद रखें। ज्यादा इसकी मैथमेटिकल
इस सिचुएशन के अंदर हम नहीं घुस रहे हैं, बस अब थोड़ी सी और चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, व्हिच इज बेसिकली योर कर्नल्स, एसवीएम कर्नल्स हियर। एसवीएम कर्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे होती है भाई? एक डेटा आपका अगर यहाँ पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज सारी की सारी एक जैसी यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको। दूसरी डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, इधर अवेलेबल है, इधर अवेलेबल है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्लासिफिकेशन करनी होगी या फिर किसी मॉडल के थ्रू क्लासिफिकेशन करूंगा, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन लाइन या फिर आपका हाइपरप्लेन जनरेट होगा, वो कहाँ पे जनरेट होगा? इस पोजीशन में जनरेट होगा, ऐसा ही है। और इट इज सिंपल कि जो चीज इस लाइन के नीचे है वही चीज इस लाइन के ऊपर है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का डेटा आ जाता है, साथ ही साथ लिख रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का डेटा है, नाउ हियर यू कैन सी, क्या मैं इसके ऊपर लीनियर क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकता हूं इस टाइप के डेटा के ऊपर? अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई एक हाइपर प्लेन जनरेट करना हो, मैं कहीं पर भी जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जनरेट किया, मैंने कहा भाई इससे ऊपर वाला डेटा जो है वो आपका एक कैटेगरी में आ जाएगा, एक इससे नीचे वाला डेटा है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों साइड पे दोनों कैटेगरीज का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, जहां पर आप लीनियर क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट कर्नल्स ऑफ योर एसवीएम क्लासिफायर्स, जिसमें बेसिकली क्या करेगा, इसी प्लेन को हम एक और काम करते हैं जिसमें इस प्लेन को 3 डायमेंशन पे शो करने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर 3 डायमेंशन। वाई? बिकॉज वी हैव सम एक्स हेयर, we have some y here and we have some z। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 डायमेंशन तैयार हो गए। इसी डेटा को अगर मैं 3 डायमेंशन में विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो ये कैसे नजर आएगा? ये नाउ हियर यू कैन सी, वही जो हमारा 2 डायमेंशन डेटा था, अब जब आप 3 डायमेंशन में देखोगे, 2 डायमेंशन की बात की तो हमने उसको अपर साइड देखा था, ऊपर से देखा था कि हाँ सराउंड में हमारे पास एक डेटा आ रहा था और सेंटर में हमारे पास दूसरा डेटा आ रहा था। जब हमने उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, नाउ हियर यू कैन सी आपके पास ये 2 अलग अलग वैल्यूज बन गई इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सा कर्नल यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है? यहाँ पर हम नॉन लीनियर कर्नल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर में हमारे पास आ जाता है आपका आरबीएफ आ जाता है। ठीक है, आरबीएफ इज बेसिकली अ नॉन लीनियर कर्नल ऑफ एसवीएम। ठीक है, जो बेसिकली नॉन लीनियर डेटा के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। सिग्माइड भी है, लॉस भी है, उसके अलावा हमारे पास आपका पॉलिनोमियल भी है, लीनियर भी है। तो ये दोनों तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, काफी सारी चीजें, ये सारे अप्लाई करके देख सकते हैं हम।
कर्नल ट्रिक बेसिकली आप एसवीएम में ही मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो जब आप एसवीएम की बात करते हो, एसवीएम में मैंने आपको बताया कैसे काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है भाई, आपके पास एक प्लेन जनरेट हो रहा है, उसके दरमियान एक दो मार्जिन प्लेन जनरेट करती है, वेक्टर सपोर्ट वेक्टर के ऊपर यू कैन से बेसिस पे या सपोर्ट वेक्टर की सपोर्ट के ऊपर आपके पास दो मार्जिन प्लेन्स यहाँ पर जनरेट हुए थे। उस पे वो क्या कर रहा था, डिस्टेंस फाइंड आउट करके आपके पास यू कैन से क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा था। जब आप बात करते हो नॉन लीनियर डेटा की, यहाँ पर तो हम वो सिंपल नहीं अप्लाई कर सकते, तो वही सेम कॉन्सेप्ट बट फॉर 3 डायमेंशन। तो हम इससे बेहतर कि नया मॉडल अप्लाई करें, उसी एसवीएम के अलग अलग कर्नल्स हैं जो उसको यूटिलाइज करने में काम आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पाइथन के डिफरेंट कर्नल्स देखे थे, वो क्या था, वर्जन्स ही थे ना एक तरीके से, तो यहाँ पर भी आप इसको वर्जन कह सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के डेटा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पर इस तरह के डेटा के ऊपर कैसे परफॉर्म किया जाएगा इसमें, बेसिकली यहाँ पर आपके पास सिंपली ये क्या करेगा, हाँ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई मैथमेटिकली होगा ना। जहां आप वहां पर एक हाइपर प्लेन जनरेट कर रहे थे लीनियरली या फिर 2 डायमेंशन के ऊपर, अब आपके पास 3 डायमेंशन के ऊपर यहाँ पर ये हाइपर प्लेन जनरेट हो जाएगा। वंस इट इज जनरेटेड, फिर हाइपर प्लेन के साथ हमारे मार्जिन भी जनरेट होंगे, तो एक मार्जिन आपका यहाँ पर चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक मार्जिन आपका यहाँ पर आ जाएगा, by which we can classify different data और you can say नॉन लीनियर डेटा को हम यहाँ पर इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है। ठीक है, दो चीजें होती हैं आपके पास, एज सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेसर, दोनों चीजें हैं। आप रिग्रेसर भी अप्लाई कर सकते हो, आप क्लासिफिकेशन के लिए क्लासीफायर्स भी यूटिलाइज कर सकते हो। आप किसको, एसवीएम का काम वही है, प्रिडिक्ट करना डेटा को, पर जब जो चीज आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जिस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, उसमें क्या था, सिंपल लाइन जनरेट हो रही थी। यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मार्जिन रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना एक्यूरेटली कहां परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखो जब आप मैं फिलहाल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करो, आपके पास या तो 0 आना चाहिए वैल्यू, या तो फिर 1 आनी चाहिए। अब ये 0 1 कैसे देखेंगे हम, जब आपका पॉइंट 0.5 से अबव है तो वो क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ डेटा ऐसा आता है कि जो अबव तो था लेकिन वो कैटेगरी नीचे 0 वाली कैटेगरी में आना चाहिए, जिसको आप मिस क्लासिफिकेशन कहते हो। ठीक है, टू अवॉइड मिस क्लासिफिकेशन हम बेसिकली क्या करते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि भाई मैक्सिमम हमारे पास बस 8 से ज़्यादा यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके उस क्या कहते हैं हाइपर प्लेन को और ज़्यादा यू कैन से मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहेगा, जब तक हमारे पास कॉन्स्टेंट्स या फिर जो आपके ये क्या कहते हैं मिसक्लासिफिकेशन रेट है वो आपके सी के बराबर नहीं हो जाता। सी से ज़्यादा है तो वो उसको अभी भी करता रहेगा जब तक वो उसी के हमारे एक यूनिट्स के अंदर नहीं आ जाता। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या था, सिंपली आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट की, उस पर जो वैल्यू आपको मिली उस पर आपके पास प्रेडिक्शन आ गई। यहां पर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो वेक्टर्स, जो पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, कौन से पॉइंट्स, वाई वाले पॉइंटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना बेहतर हो सकता है, ये उसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, मिलियंस के आपके पास डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तब सपोर्ट वेक्टर मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको सी की वैल्यू भी फिर हजारों में लिखनी पड़ेगी।
जितना बड़ा डेटा होगा उतना प्रॉब्लम। क्या टेस्टिंग? टेस्टिंग तो वैसी ही होती है, वही सेम चीज है आपकी, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मॉडल्स अलग अलग है। परफॉर्म वैसे ही करेगा जैसे आप दूसरों पे करते हो। To perform support vector machine classifier, you need to import from, for example, we have sklearn डॉट svm। ठीक है, अगर आप कोई चीजें भूल जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो sklearn डॉट svm से हम svc इंपोर्ट कर सकते हैं, which is your support vector classifier। इसको इट इज एज सिंपल एज जैसे आप नॉर्मली दूसरी डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास के अंदर मेक मूव्स का जिक्र किया था। मेक मूव्स, ठीक है, मेक मूव्स बेसिकली क्या कर रहा था, नॉन लीनियर डेटा क्रिएट करके आपको दे रहा था। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको लीनियर डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम मेक मूव्स के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास या फिर डायरेक्ट उस पर करें तो अच्छा है, ताकि ये समझ में आ जाए कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस। डायरेक्ट ही चल लेते, चलो फ्रॉम sklearn डॉट datasets import नंबर ऑफ सैंपल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 300 लिख देता हूँ। नॉइस हम इसके अंदर 0.05 लिख देते हैं। रैंडम स्टेट भी मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 23, तो ये आपके पास एक रैंडम स्टेट दे देगा। plt डॉट प्लॉट, प्लॉट के ऊपर हमने सारी रोज कॉमा कॉलम 1 और x सारी रोज कॉमा कॉलम 2 लाइन्स के बन, सॉरी स्कैटर है ना ये। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास दो मूव्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा है। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, इसने हमें y की वैल्यू दी थी। कल जब हम क्लस्टर स्पेस को यूटिलाइज कर रहे थे तो हम y की वैल्यू यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें तो खुद y की वैल्यू बनानी थी। ठीक है, क्योंकि क्लस्टर का मकसद ये है कि हमारे पास y की वैल्यू नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं इसी को यूटिलाइज करता हूँ, बट विद y की वैल्यू तो मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल c इक्वल्स टू y। now here you can see these are already classified, इन्हें पता है कि कौन सी वैल्यू किस लेवल के साथ आ रही है, हमारे पास लेवल ऑलरेडी अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, पहले तो इसको टेस्ट और ट्रेन के अंदर स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेस्ट और ट्रेन को स्प्लिट करने के लिए फ्रॉम sklearn डॉट
model selection, train test weight, x train, comma, x की वैल्यू दे दी इसको हमने, y की वैल्यू दे दी हमने इसको, ये कैपिटल भी हो गया। Now we have x train also, we have y train also, we have x test also and we have y test also। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जब भी आप इस तरह नॉन लीनियर डेटा की बात करते हो या अगर आपके पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो तो कोशिश किया करें इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग के अंदर कन्वर्ट कर लें ताकि आपका डेटा स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर आ जाए। तो अगर आप इसको स्केलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ये भी आपके ऊपर है। मैं फिलहाल इसको करता हूँ ताकि इजीली हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, एक्स ट्रेन और मैं इसको कहता हूँ स्केल। उससे पहले हम इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। from sklearn dot preprocessing import standard scalar। स्केलर हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलर क्रिएट कर दिया और इसको हमने कह दिया स्केलर डॉट फिर ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर हमने एक्स ट्रेन भी हो गया। Now your x train is scaled here। अब इसी के ऊपर हमने प्रेडिक्शन करनी है। प्रेडिक्शन करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पर आपका जो SVC है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करें। SVC equals to SVC। Now here you can see SVC के अंदर हमारे पास अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स जो आप चेंज कर सकते हो। नंबर 1 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सी की वैल्यू, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सी की वैल्यू क्या है कि जिसके अंदर आप ये कहना चाह रहे हो कि हाउ मच मिस क्लासिफिकेशन आई कैन एक्सेप्ट हियर। तो आप इसको चेंज करके चेक कर सकते हो कि जितना दूर होगा उतनी अच्छी बेसिकली आपकी यहाँ पर यू कैन से क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन अगर आप बहुत ही दूर कर दोगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी क्लासिफिकेशन खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई विच सी वैल्यू इज बेटर परफॉर्मिंग फॉर योर डेटा सेट। सी की वैल्यू के अलावा हमारे पास कर्नल है। कर्नल नॉर्मली अभी ये आरबीएफ के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल आरबीएफ क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया एसवीसी या एसवीएम की जब आप बात करते हैं नॉर्मली हम एसवीएम इसलिए यूज करते हैं ताकि नॉन लीनियर डेटा को इजीली क्लासिफाई कर दिया जाए। ठीक है, अब इसका ऑटोमेट बाय डिफॉल्ट आरबीएफ लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको लीनियर करना चाहो तो लीनियर भी कर सकते हो परफॉर्म, कोई मसला नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर यहीं पर आपके पास ईटा कॉफिशिएंट यहाँ पे पड़ा हुआ है जो आप चेंज कर सकते हो। आपके पास डिग्री जो आपको यहाँ पर 3 नजर आ रही है ये यूटिलाइज किया था फॉर द पॉलिनोमियल योर कर्नल, क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री होती है क्या कि भाई आपके पास कितना पॉलिनोमियल डिग्री के ऊपर आपने बेसिकली इस चीज को सिंप्लीफाई करना है।
तो ये डिग्री आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। श्रिंकिंग वैल्यू अभी ट्रू की गई है, प्रोबेबिलिटी फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी वाला ये पैरामीटर आपको तकरीबन सारे क्लासिफिकेशन वाले मॉडल्स में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको द वैल्यू इटसेल्फ प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा क्लास वेट आपके पास अवेलेबल है, उसके अलावा कैशे साइज है, मैक्स इटरेशन आप कितनी देना चाहते हो, डिसीजन फंक्शन, ये सारे हमारे पास डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स है जो हम चेंज कर सकते हैं टू परफॉर्म और टू फाइंड विच पैरामीटर्स आर बेस्ट सूटिंग फॉर योर डेटा सेट। ठीक है, हेयर आई एम जस्ट अप्लाइंग माई कर्नल। मैं कर्नल को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कर्नल का बेसिकली अभी कर्नल हमने रखना है लीनियर, तो लीनियर हमने यहाँ पर लिख दिया। दैट मीन्स आरबीएफ पे वो 3D पे काम करेगा, पर अभी फिलहाल हम क्योंकि इसको लीनियर पे कर रहे हैं, हालांकि ये भी 3D है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक हाइपर प्लेन जनरेट करता हूँ ऐसे, तो क्या सही क्लासिफिकेशन करेगा? ये नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे वही इसको 3D में लेकर आना पड़ेगा दोबारा। तो कहने का मतलब नॉन लीनियर है ना ये। तो नॉन लीनियर का मकसद होता है कि आप इसको नॉन लीनियर के हिसाब से चलाओगे, पर फिलहाल मैं इसको लीनियर के साथ चलाता हूं, देखते हैं क्या फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वंस इट इज क्रिएटेड योर मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब इसको हम ट्रेन कर लेते हैं। दोबारा वही सेम चीजें हैं, कोई इस चीज के अंदर फर्क नहीं है, वही सेम चीजें जो आप बेसिकली नॉर्मली यूटिलाइज करते थे। एसवीसी डॉट फिट में आपने इसको प्रोवाइड कर दिया आपकी स्केल्ड वैल्यू ऑफ ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, सिंपल। एसवीसी आपका यहाँ पर ट्रेन हो चुका है, कोई ना कोई वैल्यू आपको ये प्रिडिक्ट करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, आगे बैठे बातें। और इसको मैं दोबारा वही एक्स ट्रेन दे देता हूँ ताकि ये उसी पे मुझे प्रिडिक्शन करके देते। यही सेम चीज हम उठाते हैं, वैसे देखा जाए, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में है ना। जो आपका एक्स ट्रेन है, हाँ ठीक, लेकिन y की जगह पर हम पहले तो बंद करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर यू कैन सी, ये आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं इसकी क्लासिफिकेशन यूज कर रहा हूँ हमारे y ट्रेन प्रिडिक्ट को। नाउ हियर यू कैन सी, मैंने ऊपर लीनियर कर्नल अप्लाई किया था। नाउ हियर यू कैन सी, क्या आपके पास मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक हाइपर प्लेन ऐसे ही जनरेट कर दिया, क्रिएट कर दिया। जब इसने हाइपर प्लेन क्रिएट किया इस पोजीशन के ऊपर, तो आप देख सकते हो इससे नीचे जो वैल्यू थी वो एक क्लासिफिकेशन में चली गई, क्रेडिट में कैसे दिखेगा? आप वैसे बना सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल लो, निकाल के आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये रिग्रेशन लाइन है, तो डायरेक्ट मैं रिग्रेशन में अप्लाई कर दूंगा तो फिर पता चल जाएगा। यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। बना सकते, कोई मसला नहीं, उसमें कोई इशू नहीं, बन सकता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इस जगह पर एक हाइपर प्लेन जनरेट किया होगा, जो है इससे नीचे आई होगी, उसने एक क्लासिफिकेशन या फिर एक कैटेगरी में डाल दी, जो इससे ऊपर वाली थी उसने दूसरी कैटेगरी में डाल दी। अब फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा चेंज करता हूँ, पर अब की बार पैटर्न हमारा हो जाएगा अरे अरे हो गया है भाई, ऊपर आ जाओ। नाउ हियर यू कैन सी कि अब जो इसने क्लासिफिकेशन की यूजिंग योर नॉन लीनियर कर्नल, नाउ योर डेटा इज परफेक्टली क्लासिफाइड हियर। वो देखो जो हमें चाहिए था। समझ आ गया? इतना लंबा कोड नहीं है, बहुत सिंपल है। कर्नल चेंज कर सकते हो आप,
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिलहाल सी की वैल्यू 1 थी, अगर मुझे सी की वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा भाई सी की वैल्यू तुम्हारी ऑलरेडी 1 थी, मैं इसको 1 की जगह कर देता हूँ 10। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी बड़ा आएगा क्या? कैपिटल है यार। स्टिल समहाउ इट इज लुकिंग ग्रेट, क्योंकि अभी तक आपके पास सी की वैल्यू अगर हम उसको मैक्सिमाइज कर भी रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, जहां पर आपके पास इश्यू आना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब आपके पास सी की वैल्यू ये नहीं आ सकती। तो आप इसके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हो, यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रिड सर्च सीवी के हिसाब से चलाना चाहो तब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो। नमाज पढ़कर आ जाए तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क के ऊपर आप लोग ने एसवीसी भी अप्लाई करना है, उसके अलावा आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई करना है, रैंडम फॉरेस्ट भी अप्लाई करना है और साथ में डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी अप्लाई करना है। चारों चीजें आपने अप्लाई करनी है इन अ सिंगल ग्रिड सर्च सीवी के अंदर। लेट्स सी कि क्या आता है। कहाँ जाऊँ? क्यों नहीं चलता?